हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो ये आज काफ़ी लंबे समय के बाद में हम ये पुनः क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री कुछ 2-3 क्लासें बची रह गई हैं और इसमें लास्ट टॉपिक था, जो कि लास्ट दो दो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें गुप्ता साम्राज्य और लास्ट में वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो उनको हम कवर करेंगे। तो देखते हैं आज हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं, तो उसको देखते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास ले रहा हूँ मैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो शुरू करते हैं गुप्ता एम्पायर, जिसमें हम देखेंगे इन गुप्त वंश के बारे में। इनका वर्ण क्या था, तो आप बताओगे इनका वर्ण वैश्य, यानी कि कुछ इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। और वो इतिहासकार जैसे कि राय चौधरी कहते हैं कि नहीं जी ये तो ब्राह्मण है, और गौरशंकर ओझा और रमेश चंद्र मजूमदार ये क्षत्रिय बताते हैं रामचरण शर्मा के अनुसार, और रोमिनाथ थापर के अनुसार ये वैश्य थे। वहीं जाट और शूद्र कहने वाले हैं तो वो काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, तो इनकी जो नींव है वो डालते हैं, यानी गुप्त साम्राज्य की नींव डालने वाले कौन थे, तो उनका नाम है श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 से 280 एडी में यानी गुप्त साम्राज्य की नींव डाली और शासन किया। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ये इनका अन्य नाम है आदिपुरुष, जो कि ताम्रपत्र के अनुसार, यानी कि जो पूना का ताम्रपत्र है उसके अनुसार आदिपुरुष इन्हें बोलते हैं। और कुछ इतिहासकार मानते हैं, और जो कि एक अभिलेख है जिसे सुप्रिया अभिलेख बोलते हैं। सुप्रिया अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त का है, इसमें गुप्तों की वंशावली दी गई है इस अभिलेख में। तो गुप्तों की वंशावली स्टार्टिंग होती है कटोटकच से। इस अभिलेख में बताया गया है कि जो कि गुप्त साम्राज्य का यानी गुप्त साम्राज्य जो वंशावली है वो स्टार्टिंग होती है घटोत्कच से। ठीक है ना, हाँ, यानी इसमें श्रीगुप्त का नाम नहीं है। तो घटोत्कच जो कि दूसरे राजा थे गुप्त वंश के, उनका जो टाइम पीरियड है वो है 280 से 219 एडी तक का, और महाराज की उपाधि धारण करते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, यही महाराज की उपाधि धारण करते हैं। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुप्त साम्राज्य के। तो अब तक आपने 3 लोग देखे, जिनमें से श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं, और स्कंदगुप्त के जो सुप्रिया अभिलेख है उसके अनुसार अगर बात करें तो गुप्तों की जो वंशावली है वो घटोत्कच से शुरू मानी जाती है। यानी इस हिसाब से घटोत्कच गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाने चाहिए। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो इसके गुप्त साम्राज्य के वास्तविक साम्राज्य यानी कि वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है ना, इन्होंने इसके विस्तार में काफ़ी काम किया है। ठीक है, इनकी शादी होती है कुमारा देवी से, और ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ये बात ध्यान रखनी है। दहेज में इन्हें वैशाली मिलता है, मगध का क्षेत्र भी कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो वैशाली के कुछ भाग और मगध का क्षेत्र, ठीक है, इनको भी दहेज में मिल जाता है। इसने 319 एडी में गुप्त संबंध चलाता है, और इसने जो दीना चलाए थे वो सोने के सिक्के थे, जिसमें राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के थे, यानी राजा रानी के चित्र वगैरह बने हुए थे। और इनके बीच में यानी गुप्त संबंध और शक संबंध के बीच में 241 वर्ष का अंतर है। शक संबंध 78 एडी में स्टार्ट होती है, और गुप्त संबंध वो होती है 319 एडी में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर रेस वो देखें यानी कि डिफरेंस वो कितना है, तो 241 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, तो वो किसके अनुसार है 241 वर्ष, तो आप बताओ फिलित इतिहास के अनुसार। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रतापी राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 335 एडी से 375 एडी तक का। ये चंद्रगुप्त के पिताजी, इनके चंद्रगुप्त यानी कि पिताजी हैं। तो समुद्रगुप्त के पिताजी कौन है, तो आप बताओगे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये राजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं, और उनके उपाधियों के बारे में देखें तो ये बहुत सारी उपाधियाँ महाराजाधिराज, अप्रीतिरथ, ठीक है, परम भागवत, अश्व पराक्रम, बहुत सारी इनकी उपाधि हैं, तो ये धारण करते हैं। और जो स्मिथ है, स्मिथ यानी कि विसेंट आर्थर स्मिथ यानी कि B.A. स्मिथ के अनुसार ये भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त के सोने के सिक्के हैं वो जिसे दीनार कहते थे, जिसमें कई प्रकार के सोने के सिक्के छपे गए, जिसमें धनुर्धारी टाइप के हैं, अश्वमेघ टाइप के, बीड़ा वादन टाइप के, यानी बीड़ा वादन करते हुए, ठीक है, बताया गया है। परशु कुल्हाड़ी प्रकार के, ठीक है, परशु छपा हुआ है। और व्याघ्र प्रकार के, गरुड़ प्रकार के, जिसमें गरुड़ पक्षी छपा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे दीनार छपे हुए हैं। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के जो दरबारी विद्वान थे उनमें से मुख्य दरबारी विद्वान था जिसका नाम था हरिशरण, और हरिशरण ने महासंधि विग्राहक थे। यह कौन थे, महासंधि विग्राहक। इनकी द्वारा जो रचित है वह प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया है, और जो कि इलाहाबाद में स्थित है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, चंपू काव्य शैली इसकी स्टाइल है। ठीक है ना,
इससे पर्याप्त प्रशस्ति में किन किन का विवरण और मिलता है, तो आप बताओ अशोक का, अकबर का, जहांगीर का और बीरबल का भी है। ठीक है, अकबर बीरबल का, इन दोनों का, जहांगीर का भी है। जहांगीर कौन है, तो अकबर का पुत्र है जहांगीर। ठीक है, अशोक कौन है, तो ये मौर्य वंश का राजा था, जो कि बिंदुसार मौर्य का पुत्र था। ठीक है, प्रतापी राजा था, जिसके समय पर पूरे भारतवर्ष में यानी कि अशोक के द्वारा जो चलाई हुई जो मौर्य हैं वो आज भी नोटों पर छपी आती है, जो कि सिंह की दहाड़ है। जैसे आप देखते हैं 4 सिंहों की दहाड़, वो आज भी भारत का चिन्ह है। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो युद्ध नीति थी, बैटल पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त था, तो उसके बारे में अगर बात करते हैं, इसका विवरण भी पर्याप्त प्रशस्ति मिलता है, जिसमें अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रकार की 2 प्रकार की नीति बताई गई हैं। उत्तर भारत में सीधे जीत का साम्राज्य मिला लिया था, यानी ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष नीति थी, और दक्षिण भारत में इन्होंने कैसा है, अप्रत्यक्ष नीति के तहत उसे अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो पूर्व से लेकर यानी कि पूर्व हिमालय और 9 राज्य थे इसके साम्राज्य में। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं, तो ये 9 राज्य कौन कौन से, तो ये 9 राज्य हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है नागसेना और अक्षयवती जो कि आई क्षेत्र है, और चंद्रवर्मन पश्चिम बंगाल का। ठीक है, दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे ये अप्रत्यक्ष नीति के तहत थे, अप्रत्यक्ष जो शासन के तहत आते हैं। ठीक है, जिसमें कौशल के जो महेंद्र हैं, और महाकंतारा का जो व्याघ्र राजा, कोराला के मंतारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अवमुक्त के नीलराज और पालक्का के उग्रसेन और कस्थलपुर के धनंजय। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दक्षिण भारत से। समुद्रगुप्त की जो विदेशियों के प्रति क्या नीति रही है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और समुद्रगुप्त स्वयं को लिच्छवी द्वित्रा कहता था, क्योंकि लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमारा देवी, उसका पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त, तो इसलिए वो अपने आप को लिच्छवी द्वित्रा कहता था। ठीक है, लिच्छवी द्वित्रा। हाँ, यह मतलब यह पहला गुप्त शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, और इसका सेनापति था वीरसेन। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत के लिए बनाया गया था। हाँ, यह पहला गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, और इसके समकालीन कौन कौन थे, तो आप बताओ। मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के राजा थे, इसने बोध गया में एक मठ का स्थापना करवाया था। किसने, तो मेघवर्मन ने। ठीक है ना। नोट करने वाली बात यहाँ पर और भी हैं, जिसे आप नोट कर सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास है, मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये है जो कि नेपोलियन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। B.A. स्मिथ के अनुसार जो नेपोलियन है किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आप बताओ समुद्रगुप्त को कहते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली, और दक्षिण भारत का नेपोलियन तो राजेंद्र प्रथम जो कि चोल शासक थे, और ईरान का जो नेपोलियन है वो है नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन है। रामगुप्त की बात करें तो रामगुप्त का समय है 375 AD से 380 AD तक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये शकों का आक्रमण इसके समय पर होता है, और ये अपनी पत्नी को शकों के पास भेज देता है। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चंद्रगुप्त सेकंड आता है, और जिसका समय है 380 से 412 AD तक का। ठीक है ना, और यह कहीं कहीं 414 भी लिखा होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि इसकी सन पूछेगा नहीं पेपर में। इसके राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र और उज्जैन, और इसकी पत्नी का नाम था तो ध्रुवा देवी, और ध्रुव स्वामिनी भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, और कुबेर नागा, इसकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो समुद्रगुप्त सेकंड ने शकों को प्रमुख जो रुद्र था रुद्रदेव रुद्रसेन तृतीय। ठीक है, रुद्रसेन तृतीय को जो हराता है, जो शकों का प्रथम मतलब प्रमुख था, इसको हराता है और उपाधि धारण करता है। और उपाधि कौन सी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। सकारी उपाधि धारण करता है, सकारी का अर्थ होता है शकों को हराने वाला। ठीक है, ये उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसके समय पर जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में जो इम्पोर्टेंट है वो है कालिदास, धन्वंतरी और बारहमेर। ठीक है, अमर सिंह भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके सामने 9 दे रखे हैं। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है, उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बुक्स है, कालिदास की बुक्स है, जिसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कालिदास की किताब कौन कौन सी, तो वो जैसे मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, जिसमें विदर्भ की राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका, और पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र, भारत का शासक यानी मगध का राजा था। ये विदर्भ पर आक्रमण कर देता, तो उसके बीच में मालविका यानी कि मालविका से प्रेम हो जाता है, और फिर सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। तो इन दोनों की जो प्रेम कहानी है नाटक के रूप में इस किताब में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है अवज्ञान शकुंतलम। अवज्ञान है
एंड अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये भी एक नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बताई गई है। रघुवंशम जो महाकाव्य है, कुमार संभव ये भी महाकाव्य है। ऋतु संहार ये खंडकाव्य। मेघदूतम ये जिसमें बादल को दूत यानी कि बादल का दूत भी बोलते हैं, मेघदूतम, ठीक है, ये भी खंडकाव्य है। और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये एक क्या है, नाटक है। तो कालिदास को अभी मैंने आपको बताया शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, भारत का शेक्सपियर, ठीक है, इसे कहते हैं कालिदास को, ठीक है। और कालिदास से चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है, तो कोर्ट फिजिशियन यानी दरबारी चिकित्सक थे, यानी कि ये एक डॉक्टर थे। इनकी नवनीतिकम ये एक पुस्तक है। और नेक्स्ट कौन है, तो ये बारहमेघ, जो कि बारहमेघ की अगर बात करें तो ये बृहत संहिता और बृहत जातक पंच सिद्धांत का, ठीक है, ये यानी कि कर्तज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। इनके माध्यम से ये किताब, खगोल शास्त्री भी थे, ठीक है। ये कौन है, तो आप बताओ, खगोल शास्त्री, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, ये खगोल शास्त्री थे, ठीक है। अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह अमर कोश इनकी किताब है और ये कोशाकार थे। वर रुचि की बात करें तो ये इन्होंने वर्तिका पुस्तक बनाई है, ठीक, पुस्तक लिखी थी। और ये व्याकरण थे यानी कि ट्रांसलेटर थे, यानी कि माध्यम थे, दो भाषाओं के जानकार, यानी कि मतलब ये ट्रांसलेटर थे दूसरी भाषाओं का, एक संस्कृत भाषा में अनुवाद करना इनका काम था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं और वो है अन्य विद्वान के बारे में देखते हैं। तो आर्यभट्टम, आर्यभट्ट की जो पुस्तक है आर्यभट्टियम, ठीक है, ये सूर्य सिद्धांतकम इन्हीं की पुस्तक है। और इन्होंने शून्य की खोज की थी, यानी गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, ठीक है। सूर्य सिद्धिकम, ठीक है, इनकी ये पुस्तक है और इन्होंने शून्य की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा जी, इनके पंचतंत्र है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर पूछा गया है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। और ये भी, ठीक है ना। शंकु की बात करें तो ये वास्तुकार थे। और छड़ पद मतलब छपड़क की बात करें तो ये ज्योतिष थे। और बेताल भट्ट की बात करें तो ये जादूगर थे, ठीक है। और गटकार पर की बात करें तो ये कूटनीतिज्ञ थे। चलिए तो अब बात करते हैं जो फाहियान आता है तो वो किसके दरबार में आता है। फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। और ये कहाँ का था, तो आप बताओ, चाइना का था। इसकी एक पुस्तक है फू यू की, क्या है, फाहियान से फात है, मतलब F4 फा और F4 फू, ठीक है। तो फू यू की फाहियान की पुस्तक है फू यू की, ठीक है। चीनी ग्रंथ में भारत को क्या मिन तू कहते थे, या ये नाम दे रखा है यिन तू, ठीक है। फाहियान ने पाटलिपुत्र में अस्पताल में मुफ्त दवाएं एवं रोगी का इलाज किया था। ये भी डॉक्टरी की इसने पढ़ाई कर लेती है और ये इलाज वगैरह भी कर लेता है, ठीक है। लोह स्तंभ की बात करें तो कुतुब प्रांगण जो दिल्ली महरौली, ठीक है, कुतुब प्रांगण में स्थित है, दिल्ली महरौली में, ठीक है। और लोह स्तंभ में आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, भारत का एकमात्र लोहा जिस पर जंग नहीं लगा है, ठीक है। इस पर चंद्र लिखा था, क्या लिखा हुआ है, चंद्र। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर है और ये एकदम पक्का लोहा है, अच्छा लोहा है, ठीक है। देवराज देवश्री देवगुप्त विक्रमादित्य ये इसकी चंद्र की उपाधियाँ थी, ठीक है। और सोने के सिक्कों के प्रकार की बात करें तो सोने के सिक्के इसने जारी किए थे, जैसे दीनार बोलते थे, तो गरुड़ प्रकार के थे, अश्वारोही प्रकार के थे, छत्रधारी प्रकार के थे, चक्र प्रकार के थे, ठीक है ना, इत्यादि प्रकार के इसने सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। पुत्री की बात करें तो इसकी पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता। इसकी शादी बाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय से के साथ हो जाती है। और चंद्रगुप्त सेकंड इसका पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी का सिक्का या रुपया जारी किया था, क्या, रुपये, जो कि चांदी का सिक्का था, इंपॉर्टेंट है। रुपये कौन जारी करता है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, खास है, ठीक है। इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ और आपको ये नोट करना है। तो रुपया किसके शासनकाल में जारी हुआ था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के कारण। चंद्रगुप्त सेकंड के जो वंश के जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं, जैसे मथुरा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख जो इलाहाबाद में, सांची का अभिलेख जो MP में, ठीक है। इसके बाद आता है कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो है 414 से या 415 से, ठीक है, 455 AD तक का। कार्तिकेय का पुजारी था ये, और यह चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था। यह द्वितीय गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था कुमारगुप्त ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया ये, तो ये कुमारगुप्त था। उपाधि धारण करना, उपाधि की बात करें तो इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, महेंद्रादित्य की और महेंद्र चंद्र की और अश्वमेघ महेंद्र की, ठीक है ना, ये उपाधि धारण करता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख इसी ने लिखवाए थे,
तो वो कौन कौन से अभिलेख हैं, तो आप उनकी चर्चा देख सकते हैं। यहाँ पर चर्चा हो रही है उनकी। तो वो कौन कौन से अभिलेख हैं, तो देखिए, एक है गढ़वा अभिलेख जो इलाहाबाद में, एक है बिलसर अभिलेख जो हमारी तरफ एटा में है, और मंदसौर अभिलेख जो MP में, तमान अभिलेख जो ग्वालियर में, उदयगिरी अभिलेख जो उड़ीसा में, सांची अभिलेख की बात करें तो ये MP में, ठीक है। तमान अभिलेख की बात करें तो ये इसमें कुमारगुप्त के को शरतकालीन सूर्य कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें, शरतकालीन सूर्य किसे अभिलेखों कहा गया है, तो तमान अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो इसमें इसकी रचना वत्स भट्टी ने की है। रेशम के बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की चर्चा हुई है, ठीक है। बात करें वो है बिलसड़ अभिलेख है जो कि ध्रुव शर्मा द्वारा रचित है, और इसमें कात्के मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। किसका? कात्के मंदिर का, जो कि कात्के भगवान शिव के पुत्र थे, ठीक है। सिक्कों की बात करते हैं तो इनके टाइम पे सिक्के किस प्रकार के जारी होते हैं? सोने के सिक्के थे, जो कि जिसे दिनार बोलते थे। कात्के प्रकार के थे, खड़गधारी प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के, गरुड़ प्रकार के, गजारोही प्रकार के, खंग निहलता प्रकार के काफ़ी सिक्के थे तो जो जारी होते हैं। इसके बाद आया है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड वो है 455 से 467 AD तक का समय है। उपाधि की बात करें तो ये कर्मादित्य और विक्रमादित्य को उपाधि धारण करता है। इसी के समय में हूणों का आक्रमण होता है। इसका जो डिटेल है वो भीतरी अभिलेख जो कि UP में है उससे मिलता है। हूणों का नेता था खुसनेवाज, ठीक है। बाद में मेहरकुल ये तोरमार, ठीक है, तोरमार, ठीक है, ये नाम हो जाता है। और मेहरकुल को मालवा के शासक यशोवर्मन ने हराया था, ठीक है। हूण फारस के रहने वाले थे। तो हूण कहाँ के थे, तो आप बताओ। फारस के रहने वाले थे। हूणों का सिक्का राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से पाया गया है। तब इनका पता चल रहा है कि हूण भारत में आए थे। हूणों ने साम्राज्य विस्तार, ठीक है, कर साम्राज्य विस्तार कर और राजधानी बामियान जो कि अफगानिस्तान में, ठीक है, बामियान जो कि अफगानिस्तान में को बनाया था। और बामियान में ही यहाँ पर बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है, और बुद्ध की सबसे मूर्ति और सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि गुजरात है, ठीक है। और कहाँ से पता चलता है, तो यानी कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके गवर्नर पंडित के पुत्र चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है। स्कंदगुप्त, ठीक है, यानी इसका जो गवर्नर था वो कौन था, तो आप बताओ। पंडित, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर शासकों की, ठीक है। अदर जो अन्य राजा थे गुप्त वंश के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनमें से हैं पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त है, और नरसिंह गुप्त, वारादित्य, ठीक है, भानुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, जैसे विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, तो आप देख सकते हैं कमजोर शासक थे। स्कंदगुप्त के बाद सभी शासक कमजोर हुए, इसलिए साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। जो राजा था, राजा के बाद में सामंत है ना, वो ताकतवर हो जाते हैं, और स्वतंत्र सामंत थे वो ताकतवर हो जाते हैं, जिसके कारण केंद्र सत्ता कमजोर हो जाती है। अत्यधिक केंद्रीकरण करते हैं, और जिसके कारण सामंत थे वो कैसे हो जाते हैं, ताकतवर। सामंतवादी व्यवस्था का चलन हो जाता है, जिसमें सामंत ताकतवर हो जाते हैं। आर्थिक समस्या का ये भी कारण रहा है। आर्थिक समस्या जिसमें व्यापार वाणिज्य का पतन हो जाता है, हूणों का आक्रमण होता है इन्हीं के समय। और परवर्ती जो गुप्त शासकों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ठीक है। जो लास्ट में जो कुछ बुद्ध आते हैं, मतलब कुछ गुप्त आते हैं, जिनके माध्यम से बौद्ध धर्म का स्वीकार करना ही इनके लिए एक कारण बन जाता है इनका पतन का, ठीक है। गुप्तकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो क्या थी, तो आप देख सकते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि इनका जो हेड होता था वो होता था राजा, ठीक है। राजा ही सर्वोपरि था, राजा का आदेश सर्वोपरि, ठीक है। और राजा का जो आदेश होता था यानी कि देवी सिद्धांत के आधार पर था। जो राजा का आदेश है यानी देवी सिद्धांत का आधार पर था। राजा का जो आदेश देगा वो देवता के समान है, ठीक है, और यानी कि देव का आदेश है। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता किसे कहा गया, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त सेकंड की तुलना यम, कुबेर, इंद्र, वरुण आदि से की गई है। उपाधि राजा की देवराज देवगुप्त इसने धारण की है।
और मृच्छ कटिकम, ठीक है, शूद्रक की पुस्तक थी। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और नगरीय जीवन की जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। और यह किताब वास्तव में प्रेम गाथा है, जो कि चारु तत्य नामक ब्राह्मण और बसंत सेना गणिका की पुत्री थी, उनकी कहानी मिलती है। तो मृच्छ कटिका में किसकी प्रेम कहानी के पास मिलता है, तो ये प्रेम गाथा है जो कि चारु दत्त की है और नामक एक ब्राह्मण है, और बसंत सेना यानी कि गणिका की पुत्री थी। तो उसकी उन दोनों के बीच की जो प्रेम कहानी है उसकी इसी किताब में विवरण मिलता है। राजा की सहायता के लिए सभा यानी राजसभा होती थी, किसके अनुसार है तो आप बताओ। प्रयाग प्रशस्ति में से सभे कहा गया, ठीक है। जो राजसभा को क्या बोलते हैं, तो सभे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीकृत थी, जिसका राजा था प्रमुख, ठीक है। और इकाई की अगर बात करें तो इसमें प्रशासन इकाई में कौन कैसे कैसे सिस्टम बनता है, तो आप देख सकते हैं ये इधर साइड में है और इधर साइड में प्रमुख थे इनके, ये गुप्ता टाइम की यूनिट है, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे तो ग्राम, ठीक है, तो ग्राम का जो प्रमुख होता है जैसे बोलते हैं ग्रामीण, और इसके ऊपर होता है पेंट, पेंट का होता है पेंटपति, फिर होता है विदिक, विदिक के ऊपर होता है, ठीक है, ग्रामीण पुरपति, और शहरी में होता है तो उसे बोलता है नागरिक, ठीक है। इसके ऊपर होता है विषय, तो जैसे बोलते हैं विषयपति या आयुक्त। इसके ऊपर होता है भुक्ति या भवनी भोज, जिसे बोलते हैं भुक्तिपति या उबरिक, ठीक है। इसके ऊपर होता है साम्राज्य, जिसका प्रमुख होता है राजा, ठीक है। साम्राज्य यानी ग्राम से मिलकर बनता है, 10 ग्राम का जो समूह होता है जिसे बोलते हैं परगना, परगना को मिलाकर यानी बनता है जिला, जिला को मिलाकर बनता है प्रांत यानी राज्य, और राज्य को मिलाकर बनता है साम्राज्य, ठीक है, यानी देश, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था थी जैसे आप देख सकते हैं। प्रमुख पदाधिकारी के नाम जान सकते हैं आप, यानी कि कौन कौन से थे पदाधिकारियों के नाम। महादंड नायक यानी न्याय मंत्री था, जिसे जज बोलते हैं। महापिलुपति यह हस्ती सेना यानी हाथी सेना का मंत्री था, यानी कि चीफ ऑफ एलिफेंट आर्मी, ठीक है, हाथी सेना का कौन था, मंत्री। महाअश्वपति यानी कि महाअश्वपति की अगर बात करें तो ये घुड़सेना का सेनापति था, ठीक है, घुड़सवार सेना का पति था, ठीक है, या सेनापति। संधि विग्रह की बात करें तो युद्ध और शांति के बीच का मंत्री था, यानी कि ये संधि कराने वाला होता था, युद्ध कराना है या शांति करानी है, तो ये दोनों के बीच का वो निर्णय करने वाला था, संधि विनायक विग्रह बोलते हैं। विनय स्थिति स्थापक यानी कि ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था, और दंड पाशिक यानी कि पुलिस विभाग का प्रमुख था। चाट और भाट यानी कि ये पुलिस थे, चाट और भाट नाम के क्या होते थे, तो पुलिस होते थे। गुप्त काल का जो सामाजिक जीवन है तो वो कैसा रहा है, तो इसमें पुरुष प्रधान समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो आप बताओगे चरम सीमा पर यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। स्त्री दशा की बात करें तो वैदिक काल की तुलना में काफ़ी खराब हो चुकी थी। सती प्रथा की बात करें तो आप बोलोगे हाँ, पैरा लिखित साक्ष्य भी मिलता है, जैसे एरन अभिलेख सागर, जो एरन अभिलेख सागर है जो एमपी में है उसमें मिला है इसका पैरा लिखित साक्ष्य, जिसमें बताया गया गोपराज की जो पत्नी थी सती होने का उल्लेख मिलता है, जिसमें भानुगुप्त यानी राजा था, ठीक है। बाल विवाह की बात करें तो बोलूँगे हाँ, विधवा विवाह की बात करें बोलूँगे हाँ, लेकिन इसमें शर्तें थी, उन शर्तों के अकॉर्डिंग यानी कि विवाह होता था। बहु विवाह की बात करें तो यानी एक से अधिक विवाह, तो बोलूँगे हाँ, तो ये भी होते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्राह्मण और कुलीन वर्ग उच्च वर्ग की बात करें तो संस्कृत बोलते थे, बाकी जो निम्न वर्ग थे वो शूद्र और प्राकृत भाषा बोलते थे। अंतर्जातीय विवाह की बात करें तो बोलोगे हाँ, अस्पृश्यता की बात करें तो बोलोगे हाँ, यानी कि अंतर्जातीय विवाह होता था, अस्पृश्यता भी होती थी, यानी कि अनटचेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, छुआछूत, ठीक है। आभूषण की बात करें तो महिला एवं पुरुष दोनों पहनते थे। मनोरंजन शतरंज का खेल संगीत आदि होते थे हैं। और गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में जान लेते हैं, तो कृषि आधारित थी, पशुपालन व्यापार आदि होता था, ठीक है। इसके बाद में जो बचता था उसका यानी व्यापार होता था। कृषि की बात करें तो गेहूँ जो चावल इत्यादि फसलें होती थी इसमें। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई ज़्यादातर वर्षा पर आधारित थी, और तालाब की खुदाई भी होती थी, जिसका अभिलेख है ना, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख, इसके माध्यम से पता चलता है कि तालाबों की खुदाई भी हुई थी और तालाब भी बनवाए गए थे। ज़मीन की बात करें तो ज़मीन कैसी थी, तो यानी फाहियान और हुएनसांग ने सारी संपत्ति का जो अधिकारी बताया है, या सारी संपत्ति किसकी होती है, राजा की मानी जाती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ज़मीन साफ करने वाले का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, खेती लायक जो करता है उसका अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। गोलमेक कौन होता था, तो बताओ जंगल का प्रमुख होता था, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं ज़मीन के प्रकार की बात कर लेते हैं, कैसी कैसी ज़मीन होती थी। तो इसमें आप देखोगे तो ज़मीन के प्रकार में
तो अर्धखिल यानी जिसमें 1 वर्ष से खेती ना की गई हो वो अर्धखिल है। खिल की बात करें तो जिसमें 3 वर्षों से खेती ना की गई हो वो खिल है। वन की बात करें जिसमें 5 वर्षों से खेती ना की गई तो वो ज़मीन वन हो जाती है। यानी कि क्षेत्र की बात करें तो खेती योग्य भूमि होती है। सिल की बात करें जो भूमि जोती नहीं जाती। अप्रदा की बात करें तो विवादित भूमि होती है जिसमें किसी को न दिया यानी कि किसी को न दिया गया हो, ठीक है ना। ऐसी भूमि जो किसी को ना दिया है, ठीक है, यानी कि अप्रदा, ठीक है, अप्रदा। हाँ, नोट करने वाली बात यहाँ पे यह है कि मौर्य काल में उपजाऊ भूमि को सीता बोलते थे। क्या है? उपजाऊ भूमि होती थी उसे सीता बोलते थे मौर्य काल में। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि की चर्चा की गई है और गुप्त का जो कि गुप्त काल में है, ठीक है, अमरकोश। और नदी मात्रक और देव मात्रक। तो नदी मात्रक जिसमें सिंचाई नदी के द्वारा, देव मात्रक जिसमें सिंचाई वर्षा के द्वारा, यानी कि जो वर्षा हुई यहाँ की वो वर्षा के द्वारा हुई जिसे बोलेंगे देव मात्रक, और नदी के द्वारा हुई जिसे बोलेंगे नदी मात्रक, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है वर्षा यानी कि देवताओं के ऊपर, ठीक है, डिपेंड है ये तो। हाँ, भू राजस्व कर की बात करें तो 1/6 हिंदू कानून के अनुसार है ये तो, ठीक है ना। इसे बोलते हैं भाग। और भोग की बात करें तो राजा को उपहार स्वरूप जनता के द्वारा प्रदान किया जाता था। बात भूत कर यानी देवता की पूजा के लिए लिए जाने वाला कर होता है जिसे वायु और पानी के रूप में लिया जाता है, ठीक है। यानी कि बात भूत कर बोलते हैं तो वायु और पानी की जो देवता हैं तो इनकी जो पूजा के लिए जो कर लिया जाता था वो होता है, ठीक है। द्रवाधिकरण होता है जिसका कर संग्रह करने वाले को बोलते हैं। और कर्ण रेखा बोलते हैं जो कि भूमि का लेखा जोखा रखता था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें वर्षा से सिंचित भूमि पर जो कर होता था वो होता था 1/8। और प्रति भूमि के पर जो कर है वो 1/10 खेती योग्य बनाने के बाद में, ठीक है। बलि की बात करें तो बलि धार्मिक कर है। और हलीटा कर की बात करें तो हल पर लगने वाला कर है। और शुल्क की बात करें तो ये चुंगी कर बोलते हैं जो टोल टैक्स होता है, ठीक है। शुल्क यानी शुल्क की बात करें तो चुंगी कर वसूलने वाला होता था, ये अधिकारी है, ठीक है। व्यापार की बात करें तो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड 2 प्रकार का होता था जिसे आंतरिक और बाह्य, यानी कि बाह्य बोलते हैं, यानी कि देश अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार का बोलते हैं। और व्यापार की समिति की बात करें तो जिसे निगम बोलते हैं और इसका प्रमुख होता था जिसे बोलते हैं सृष्टि है। और नेक्स्ट बात करें तो बाह्य व्यापार की बात करें जैसे विदेश से किस किस देश से व्यापार होता था तो उनमें जो लिस्ट है पूरी आप देख सकते हैं, जिसमें मिस्र, अरब, इथोपिया, ईरान, श्रीलंका, रोम, चीन, सीरिया, यूनान इत्यादि जो दक्षिण पश्चिमी देश हैं एशिया के, वहाँ भी व्यापार होता था, ठीक है ना। गुप्त काल के अंत में जो रोमन व्यापार का पतन हो जाता है और जिसे सिल्क रूट बोलते हैं, रोमन व्यापार के या सिल्क रूट का अंत हो जाता है जिसका कारण था हुनों का रेशम मार्ग पर कब्जा हो जाता है। रोम में रेशम मार्ग की तकनीकी प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। रोम में रेशम बनाने की जो तकनीकी है वो प्राप्त कर ली जाती है और अरबों के विस्तार से स्थल मार्ग असुरक्षित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस काल का जो पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र बंदरगाह है जिसे ताम्रलिप्ति में बंगाल, यानी कि ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल में घोड़ों का आयात होता था अरब से, इथोपिया, कम्बोडिया से। पन्ना और हाथीदांत का आयात कहाँ से होता था तो इथोपिया से। मोती का आयात कहाँ से तो श्रीलंका से। रेशम का आयात कहाँ से तो आप बताओ चीन से, ठीक है। गुप्त काल को स्वर्ण काल बोलते हैं और सख्यम बोलते हैं। तो व्यापार की बात करें तो नो, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में ये व्यापार का पतन हो जाता है और रोमन व्यापार समाप्त हो जाता है, ठीक है। शहरीकरण की बात करें तो इसमें नो, प्रशासनिक की बात करें तो नो, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में सामंत आयात हो जाते हैं, ठीक है। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कला और साहित्य की बात करें तो आप बताओ यस, संस्कृति साहित्य के रूप में, ठीक है, देखने मिलती है। और इनके इसी के रूप में आप देख सकते हैं कला साहित्य का एक सबसे बेहद नमूना है, उदाहरण है दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ कहाँ पर था बताओ, ललितपुर में, यूपी का एक जिला है ललितपुर, झांसी के थोड़ा सा नीचे है। और इसमें किस गॉड की ये मूर्ति है, भगवान विष्णु की। स्टाइल की बात करें तो पंचायतन शैली है, गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये। यह नागा शैली में बना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करें तो वो है मंदिर और स्थान के बारे में देख सकते हैं। तो कौन कौन से मंदिर कहाँ पर हैं
सांची का है वो सांची एमपी में, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में, विष्णु मंदिर एरण जो एरण सागर में एमपी में है, पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना एमपी में, शिव मंदिर भूमरा सतना एमपी में है, और कृष्णा मंदिर की बात करें तो भीतरगांव कानपुर में, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। गुप्त काल के प्रमुख तथ्य, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रुपये की बात करें तो रुपये किसने चलाया था, तो आप बताए चंद्रगुप्त सेकंड, ये चांदी का सिक्का होता था, ठीक है ना। यही बस इंपॉर्टेंट है। गुप्तों की आधिकारिक भाषा थी संस्कृत, और ब्राह्मण लोग और जो अमीर लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, बाकी जो निचले लोग यानी कि शूद्र और महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोलती थी, ठीक है ना, जो कि लोकल भाषा थी वहाँ की है। इसके बाद अब नेक्स्ट है, हमने गुप्त वंश को समाप्त कर दिया है, अब हम पढ़ते हैं वो है पुष्यभूति वंश, और ये ज़्यादा नहीं है और वो बहुत थोड़ा सा है, और इसे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे विचार से ये है पुष्यभूति वंश है ना, उसे हम कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 30 मिनट हो चुकी हैं, तो कल फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। पुष्यभूति वंश को हम कल समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आज दीजिए इजाज़त, इतने ही, तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।